स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, विनोद अग्निहोत्री जी, समीर चौहान साहब हमारे मेहमान। ब्रेक से पहले आपने देखी दुनिया की आज की सबसे बड़ी सुर्खी, वो थी ट्रंप और पुतिन की मुलाकात में कुछ फिलहाल निकला नहीं है कॉन्क्रीट, लेकिन ट्रंप ने फिर यह जरूर कह दिया कि भारत को तेल खरीदना तो बंद करना पड़ेगा। इनफैक्ट उन्होंने तो अनाउंसमेंट कर दी कि भारत ने तेल खरीदना बंद कर दिया है। ऐसी कोई सूचना ना हमारे पास है, ना भारत सरकार ने कहीं ऐसी कोई जानकारी दी है। एनीवे, लेकिन भारत का जो तरीका ट्रंप से डील करने का है, क्या वो ठीक है? राष्ट्रपति ट्रंप भारत पर 50% टैरिफ लगा चुके हैं। 25% इन इफेक्ट आ चुका है, बाकी 25% 27 तारीख से आ जाएगा। अब बीजेपी लीडर, आरएसएस के नेता राम माधव, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा था कि ट्रंप एक बिल्कुल ट्रांजैक्शनल आदमी है, मतलब एक हाथ ले एक हाथ दे वाले व्यक्ति हैं, यही उनका स्टाइल है। वो बिजनेसमैन है और हम सबको ये समझना पड़ेगा वो नेता या डिप्लोमेसी में यकीन करने वाले व्यक्ति नहीं है। ये गठबंधनों में, साझा मूल्यों में, शेयर्ड मॉरल्स में यकीन करने वाले व्यक्ति नहीं है। नहीं तो ये अमेरिका की पॉलिसी जो दुनिया को लेकर है, भारत को लेकर के देख लीजिए, उसको अपने सर के बल खड़ा ना कर देते। ये केवल और केवल अपना शुद्ध मुनाफा देखते हैं, इस केस में अमेरिका का। और यहां इनका एक ही मतलब है, अपनी इकोनॉमी को मजबूत करना। हमें इससे निपटना पड़ेगा, लेकिन हम बहुत बेहतर तरीके से निपट रहे हैं। भारत की इस वक्त अमेरिका को या ट्रंप नीति जो है वो असफल नहीं कही जा सकती। मैंने पहले भी लिखा था कि ट्रंप जितना हम सरल मानते थे उतना सरल आदमी नहीं है। वो एक बहुत बड़ा ट्रांसैक्शनलिस्ट तरह का व्यक्ति है और उनके मन में एक बात स्पष्ट है, जो भी वो करे अमेरिकी अर्थव्यवस्था को ताकतवर बनाए, वो अकेला उनका लक्ष्य है। अमेरिका में समय समय पर ऐसा नेतृत्व आया। मुझे याद है कि वुड्रो विल्सन 1919 में उनका पराजय हो गया था चुनाव में, तो उसके बाद जो अमेरिका में नेतृत्व आया एकदम आइसोलेशनिस्ट बन गया, सबसे संबंध नाता सब तोड़ दिया, तोड़ के अपना विकास में पूरा लग गया। तो उसी दृष्टि से चलता रहा। उसी प्रकार के एक नेतृत्व है, वो दुनिया में केवल भारत को तंग नहीं कर रहा है, 21 देशों के साथ उनकी लड़ाई चल रही थी टैरिफ्स को लेकर। तो उनका एक स्टाइल है, उस स्टाइल के साथ कैसे निपटना है वो हमारी सरकार उसकी दृष्टि से काम करेगी। हम इस परिस्थिति को कैसे हैंडल करें, इसको ध्यान में रखकर कई कदम उठा रहे हैं। हम भी अपने आर्थिक व्यवस्था पर असर ना आए इसका ध्यान रखकर काम कर रहे हैं। बिल्कुल विफल, वैसे तो मैं वही कह रहा हूं ना, ट्रंप अनेक देशों के साथ इस प्रकार का व्यवहार कर रहा है। बहुत घनिष्ठ मित्र, एक साथ चलने वाले, 5 आइज़ का हिस्सा है। ऐसा कनाडा के साथ क्या किया ट्रंप ने? तो इसलिए ट्रंप का एक स्टाइल है, उसके साथ निपटने का अपने ढंग से हम प्रयास कर रहे हैं। सवाल ये, उन्होंने जो बयान दिया विनोद जी, मुझे तो थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन नजर आया इसमें। उन्होंने कहा है वो एक ट्रांजैक्शनल आदमी है, लेकिन बहुत सरल आदमी भी नहीं है। ट्रांजैक्शनल आदमी से व्यवहार करना तो बहुत आसान होना चाहिए। आपको पता होगा कि इसे क्या चीज चाहिए और क्या चीज नहीं चाहिए, लेकिन ट्रंप किसी की समझ ही में नहीं आ रहे हैं। क्या भारत की समझ में आ रहे हैं? नहीं, ट्रंप वाकई, भारत ने पहले उनको अपना बड़ा दोस्त समझा, उनको बहुत माना कि उनके अंदर हिंदुत्वकांश भी है, क्योंकि हमने बहुत बड़े नहीं तमाम जो हमारे भारत के साधु संत हैं वो यही कहते थे कि जब ट्रंप जीतेगी सनातन की जीत है। और वो हिंदुत्व के इस तरह के बयान हमारे भारत में दिए गए, और इसीलिए उनके लिए यज्ञ, पूजा, हवन सब किए, मिठाइयाँ बटी। तो क्योंकि ट्रंप का जो जेस्चर था पहले कार्यकाल में, वो लगता था बहुत ही प्रो इंडियन है, तो इसलिए लोगों को ये भ्रम हुआ। लेकिन ट्रंप प्रो इंडियन नहीं, प्रो अमेरिकन है। और कोई भी राष्ट्रपति जो है वो किसी दूसरे देश का प्रो कभी होता नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री हैं वो प्रो इंडियन है, वो कोई प्रो अमेरिकन है, प्रो रशियन थोड़ी हो जाएंगे। तो जो भी नेता होता है, राष्ट्रीय नेता होता है, वो अपने देश का। मेरा सवाल है, हैव वी बीन एबल टू फिगर हिम आउट? नहीं, आप इस वक्त तो हम उनकी नीति का सही ढंग से मुकाबला कर ही रहे हैं। अच्छा भाई, स्पष्ट रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार बार कहा है, अभी कल लाल किले पे भी कहा कि जो चाहते हैं, नाम तो नहीं लिया उन्होंने, लेकिन इशारा तो जरूर था कि जो वो एग्रीकल्चर सेक्टर, फलाने तो डेयरी सेक्टर, फार्मा सेक्टर, इन सारे सेक्टर्स पे जो अमेरिका दबाव डाल रहा है, तो हम उस पर नहीं झुकेंगे। और रूस से तेल के मामले में भारत ने कोई समझौता नहीं किया। इन्होंने तो डिक्लेयर कर दिया कि हमने तेल खरीदना बंद कर दिया। देखिए, वो तो डिक्लेयर कर रहे हैं दबाव बनाने के लिए क्योंकि वो कहते हैं ना कि हल्ला मचा दो। अब हल्ला मचा दो तो थोड़ा आदमी वो हो जाता है, तो वो हल्ला मचा रहे हैं कि भारत ने तेल खरीदना बंद कर दिया, भारत ने तेल खरीदना बंद कर दिया। ठीक है, लेकिन क्या भारत ने वाकई तेल खरीदना बंद कर दिया? अभी तक आंकड़े तो बता रहे हैं नहीं बंद किया। बिल्कुल नहीं बंद किया, कोई जानकारी नहीं है ऐसी। लेकिन क्या हमारी कोई ट्रंप पॉलिसी बनती दिख रही है आपको? ये दो अलग अलग चीजें हैं। हम ट्रंप की नीतियों के मुकाबले के लिए तैयार हो रहे हैं, लेकिन ट्रंप से डील नहीं कर पा रहे। अच्छा, ये दो अलग अलग बातें हैं।
और जो मुकाबले के लिए तैयार हुए हैं वही ये इस बात का मैसेज है कि हम ट्रंप को डील नहीं कर पा रहे हैं, ये समझ नहीं पा रहे हैं, जो भी कहें आप डिप्लोमेसी में, क्योंकि जिस तरह से वो चल रहे हैं, क्या हम उसके साथ, मतलब ये होता है ना, झगड़ा हो जाए कि ठीक है मैं अपना देख लूँगा, तो मैं अपना देख लूँगा, मैं हम ठीक है, हम देख लेंगे अपना जो भी होगा, लेकिन क्या आप उनके साथ मिलकर देख लेंगे? जैसे पुतिन आ गए ना, अलास्का में बात हो रही, मतलब पुतिन और ट्रंप से बड़ी दुश्मनी तो कोई नहीं है, भारत की तो कोई ऐसी दुश्मनी नहीं रही है। हमने ना झगड़ा दुश्मनी डिक्लेयर की है, हमारा तो मित्र देश ही है अभी भी। हाँ, तो इसका मतलब नहीं, मित्र देश तो आप ही मान रहे हो, हम तो मान ही रहे हैं। आप पर जो टैरिफ लगा दे 50%, अब उसके बाद भी आपको नहीं, मैं तो आपका दोस्ती हूँ, नहीं, आपने, क्योंकि हम भारत की पर्सपेक्टिव बात, हमने कोई झगड़ा, हमने झगड़ा अनाउंस नहीं किया, झगड़ा नहीं किया, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हम उनका मुकाबला करने के लिए तैयार हैं, उसमें कोई मुझे वो आशंका नहीं लग रही। और प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से कल बात की है, वो उसकी तैयारी का भी रास्ता उन्होंने निकाल दिया है, लेकिन इसका मतलब ही यह है कि हम उनसे डील नहीं कर पा रहे। डिप्लोमेसी में दोनों चीज़ों का एक वो होना चाहिए, डील करना पहले जरूरी है, और डील करते करते भी अपने लिए एक जगह बनाना, मजबूती करना, उसका जवाब ऐसे कह दोगे हम जवाब देने में के लिए सक्षम है, लेकिन मैनेज नहीं कर पा रहे, मैनेज नहीं कर पा, हाँ वही डील मैनेज जो भी शब्द आपका। चलिए, ये बात हुई। अब अगली बड़ी खबर के बारे में आपको मैं बता दूं, आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी भी, आप लोगों को बहुत बधाई, मैं पहले भूल गया था जन्माष्टमी की, आप सब लोगों को सर बहुत बहुत बधाई आपको। वो तो रात 12 बजे तक चलेगी बधाई, जब तक जी। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो कान्हा जी की नगरी में इस वक्त पहुंचे हुए हैं, वो मथुरा में हैं, अभी भी वहीं हैं। योगी सरकार ने मथुरा में विकास की रफ्तार पर भी अचानक से ऐसा लगता है एक्सेलेरेटर दबा दिया है, बहुत तेज हो गई रफ्तार। श्री बांके बिहारी जी मंदिर न्यास विधेयक विधानसभा से पारित हो चुका है, एक ट्रस्ट बनेगा जो बांके बिहारी मंदिर का कायाकल्प भी करेगा और फिर पूरी तरह उसको मैनेज भी करेगा। और योगी जी आज वहाँ हैं तो वो बहुत सारे अनाउंसमेंट्स भी करेंगे। थोड़ी देर पहले उन्होंने बांके बिहारी जी की आरती भी की, श्री कृष्ण भगवान की पूजा अर्चना की, मथुरा की पावन धरती पर साधु संतों का सम्मान किया। योगी आदित्यनाथ ने मथुरा को 645 करोड़ रुपए की परियोजनाएं दी हैं। आज मथुरा के लिए उन्होंने 118 स्कीम्स की शुरुआत की है, मतलब जन्माष्टमी का गिफ्ट सीधे मुख्यमंत्री की तरफ से मथुरा वासियों को मिला हुआ है। आप कुछ बोल रहे थे इस पर, मैं नहीं तो आऊं खबर पर। नहीं ठीक है, मैं खबर ये है सर इसमें कि बहुत, मुझे भी कई लोगों ने फोन किया, पहले भी हमने क्योंकि एक बार इस खबर की चर्चा की थी, ये 2 दिन पहले हो चुका था, विधेयक पास हो गया था। पहले सरकार ने ऑर्डिनेंस के जरिए ये ट्रस्ट बनाया, फिर ये मामला हाई कोर्ट में गया। कौन ले गया इसको? वहां के जो पुजारी हैं, वही लोग, भक्त लोग जो हैं, वो इसको हाई कोर्ट में लेके गए। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर यह है कि जब तक हाई कोर्ट पूरे मैटर की सुनवाई ना कर ले, तब तक ऑर्डिनेंस के जरिए वो ट्रस्ट अमल में नहीं आ सकता। फिर उन्होंने एक हाई पावर्ड कमेटी बना दी। वो कमेटी फिलहाल बांके बिहारी जी मंदिर का जो पूरा मैनेजमेंट है वो देखेगी, जब तक ये अदालत से मामला निकल करके सॉल्व ना हो जाए। अब ये विधेयक पास हो गया है, तो पहला सवाल तो ये आता है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, विधेयक पारित होने के बाद, क्या ये जो ट्रस्ट है ये इन इफेक्ट आ सकता है? ये ट्रस्ट कॉन्स्टिट्यूट होगा, बन जाएगा, अपना कामकाज शुरू करेगा, या अभी भी हाई कोर्ट के ऑर्डर का वेट करना पड़ेगा? पहला सवाल तो ये। और मूल प्रश्न जिसको लेकर के लोग अदालत में गए वो अभी भी पूछा जा रहा है। मैं आपसे कह रहा था, मुझे भी कई लोगों ने फोन करके कहा कि आप हमारी तरफ से, मतलब श्री कृष्ण के भक्तों की तरफ से, अपने पैनलिस्ट से एक लाइन का एक सवाल पूछ लीजिए केवल, वो ये कि क्या हर मंदिर में कॉरिडोर बनाना जरूरी है? क्या महाकाल मंदिर उज्जैन की तरीके से या काशी विश्वनाथ धाम की तरीके से उसी रूप में यहां भी कॉरिडोर बने मथुरा में, क्या ये अनिवार्य है हर मंदिर के लिए एक ही किस्म का मैनेजमेंट जो है वो तय करना? अब पहले वाले सवाल का जवाब दे दीजिए, क्या ये ट्रस्ट जो है काम शुरू कर पाएगा? बिल्कुल करेगा। हाँ, वो बाकायदा पारित हो गया है, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई बाधा होगी। उससे ऊपर कोई जाए, उस पर कोई याचिका डाले तो बात अलग है। अब जो मूल सवाल आया, जो किसी ने पूछा है कि क्या हर जगह कॉरिडोर बनाना जरूरी है, कॉरिडोर शब्द हो जाता है, बिल्कुल आवश्यक नहीं है। और पहले मैंने कहा था, अच्छा है आपने ये सवाल पूछ दिया, तो उस संदर्भ के साथ बताता हूँ। जैसे हमारे प्रयाग में अब वो कॉरिडोर नहीं बना, लेकिन आलोपी देवी मंदिर की व्यवस्था थोड़ी बेहतर की गई। उसको कोई कॉरिडोर भी कह सकता है, क्योंकि सामने शंकराचार्य जी का, उनका वहीं रहते हैं, वो बद्रिकाश्रम पीठ वहीं है, तो वहाँ वो रहते हैं। और आलोपी देवी मंदिर पहले से बहुत बेहतर हो गया, तो थोड़ा ज़्यादा लोग एक समय में व्यवस्थित होते हैं। विंध्याचल में बचपन से जा रहा हूँ, हम लोग के यहाँ तो ये था कि नवरात्र का मतलब ही है कि विंध्याचल या मैहर एक जगह जाएंगे ही जाएंगे। अब वो विंध्याचल जो पहले गलियों से जाते थे, वो जो वहाँ पुजारी होते थे, वो ऐसे गर्दन पकड़ के, एकदम वो छोटा सा था, उसी में लड़ती थी। सर, मतलब किसका सर न फूटता हो ऐसा मैंने नहीं देखा। काशी विश्वनाथ,
आप जाते थे तो जो बाबा विश्वनाथ वाली गली थी जो सीधे दशाश्वमेध घाट उतर जाती है, उस गली से जाएं आपको पता नहीं चलता था किधर है, पाँव में कीचड़ लग गया, चारों तरफ गंदगी है, झगड़ा है, पकड़ रहा है। आज आप सीधे जाते हैं। कॉरिडोर का मतलब भी आ क्या जाता था कभी कभी उस गली में, जी? सांड भी आ जाता था गली में। नहीं, वो तो मान लीजिए कि जहां भी है जानवर और दिक्कत होती थी। कॉरिडोर का मतलब क्या है? जब आप एक मंदिर कह रहे हैं तो उसके आसपास की व्यवस्था पवित्र हो पाए, उसके लिए एक बड़ा स्पेस हो जब इतने लोग जा पा रहे हैं। अब एक उसका दूसरा उदाहरण है जिसकी खबर चली, हमारे यहाँ जो लेटे हनुमान जी हैं उनका कॉरिडोर बना दिया भाई लोगों ने। अब खूब पैसा लगा है, बड़ा प्रयागराज में, वो जो प्रयागराज में। अब वो ऐसी जगह है जहां 3 महीने पानी रहना है, गंगा जी का पानी, हर बार पानी आएगा, बाढ़ होगी, वो हनुमान जी को नहलाएंगे, और कितना भी बढ़िया आप लगा दीजिए भाई, उसका पत्थर निकल आया, लाल वाला गुलाबी वाला जो विजय जी के जयपुर से आया है, वो सब टपक टपक के गिर गया है। तो पैसा तो लगा लोगों का। ऐसा कॉरिडोर किसी काम का नहीं। और उस कॉरिडोर में किया भी क्या थे उन्होंने? वही जो घेरा लगा के 4 बार में पहुंचते हैं वही बनाया था। इसके अलावा कॉरिडोर में कुछ नहीं था। क्यों बनाया गया, किसने वो फंड अप्रूव किया, क्यों किया, बड़ा गड़बड़ था। लेकिन अब आइए बांके बिहारी, भैया जो भी वहां गया है दम घुट जाता है भाई। बच्चे को लेके जाके आप डरते हैं, गली से पहुंच नहीं पाते हैं। प्राइवेट पार्किंग के लिए लोगों ने धंधा चला रखा है। मैं किसी के ऊपर नहीं कर रहा हूं, वो अच्छा ये न करें तो वो भी ना पहुंच पाए। लेकिन क्या यह बेहतर नहीं होगा कि बांके बिहारी के इर्द गिर्द इतनी बड़ी व्यवस्था की जाए कि 10-20-50 हजार लोग, 1,00,000-2 लाख लोग जो जाते हैं वो वहां पहुंच सकें और अच्छे से अपने आराध्य का दर्शन लेकिन कर ये सकें। किस कॉस्ट पर सवाल है ना। अब इसके लिए अब इसके लिए बाहर आप वहां दुकानें सब तोड़ेंगे, फिर नए सिरे से बड़ा परिसर बनाएंगे आप, फिर गलियां जो है चौड़ी होंगी। जब आप ये कहते हैं तो एक सिर्फ जानकारी के लिए, और चूंकि मुझे वहीं के एक व्यक्ति ने बताया जिसका काशी विश्वनाथ मंदिर के गेट नंबर 4 के 3 घर के बाद उनका सब कुछ है, मार्केट रेट से भी 4 गुना 5 गुना उनको कंपनसेशन दिया। नंबर 1, जो लोग एकदम अपरिहार्य थे, जिनका संभव हो सका उनका कारोबार कम से कम 10 गुना बढ़ गया, क्योंकि लोग बढ़ गए ना। आप जब व्यवस्थित होते, और मैं फिर कह रहा हूं कॉरिडोर हर जगह बनाना बिल्कुल जरूरी नहीं है, ये कोई कहीं लिखा नहीं, लेकिन भैया भक्त आए, मंदिर हो, पवित्र भावना हो, सफाई हो, इसकी तो जरूरत है। बांके बिहारी में तो बहुत है। यहाँ तो वैसे झगड़ा बिल्कुल अलग है। ये विरोध तो काशी विश्वनाथ धाम जब बना था तब भी हुआ था, क्योंकि वहां भी लोगों के तो घरों के अंदर मंदिर थे, वहां तो बहुत मंदिर, तो वहां तो बहुत प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन वो काम किया गया। लेकिन यहाँ तो मैटर बिल्कुल ही दूसरा है। यहाँ तो जो गोस्वामी समाज के लोग हैं जो वहां पूजा करते हैं, वो अदालत ये कहने के कि ये तो प्राइवेट प्रॉपर्टी है। दरअसल ये मंदिर जो ये सरकार इसका अधिग्रहण कर ही नहीं सकती। नहीं, इस मंदिर की स्थापना स्वामी हरिदास जी ने की थी, बांके बिहारी मंदिर। स्वामी हरिदास जी कृष्ण भक्त वैसे ही थे जैसे सूरदास जी, मीराबाई, उस स्तर के वो भगवान कृष्ण के अनन्य भक्तों में थे। तो उसके बाद ये जो गोस्वामी परिवार है सब उनके ही वंश के लोग हैं, उन्हीं के खानदान के लोग, उनके भाई भतीजे, और ये सारा सेवा का काम जो है उनको सौंपा गया। तो ये बात सही है गोस्वामी परिवार की कि भाई ये प्रॉपर्टी जो है प्राइवेट है। लेकिन मैं हर्ष जी की एक बात से बिल्कुल सहमत हूँ। मैं भी जाने का मौका मुझे भी 2 दिन बाद मिला बांके बिहारी मंदिर में। वहाँ दर्शन करना अपने आप में एक असाध्य जैसा कार्य है। पतली गलियों से हो करके फिर किसी गोस्वामी जी के पास आप जाइए, वो आपको पिछले दरवाजे से, अगर आपका संपर्क है ठीक है, वो एक छोटे से दरवाजे से ले जाएंगे। वहाँ भी भीड़ होगी क्योंकि सारे गोस्वामी अपने में लोग लेके आते हैं। फिर जो आगे एक बना रखा है, बाकी पब्लिक पीछे है, आगे उन्होंने एक बना रखा घेरा सा, वहाँ ले जाएंगे, उसको VIP घेरा कहा जाता है। वहाँ भी धक्का अंदर की व्यवस्था तो अब भी उन्हीं के पास रहेगी। नहीं, वो तो ठीक है, वहाँ भी धक्का जरूरी है, गोस्वामी समाज के पास ही रहेगी। मैं इस पर, ये अच्छा हुआ ये आपने बोल दिया, पूजा की व्यवस्था और वो सारी व्यवस्था वो गोस्वामी या जो भी जहां के पुजारी हैं उन्हीं के पास है। सरकार क्यों दखल देगी? वो तो विश्वनाथ जी में भी सरकार का काम सुंदर उसको करना है। देखिए विश्वनाथ जी में भी पुजारी व्यवस्था तो वही है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आप सहमत हैं, मतलब सरकार इस तरीके से? नहीं, वहाँ व्यवस्था तो होनी चाहिए ढंग से। कॉरिडोर बना के करें, जैसे भी करें, और गोस्वामियों को सहयोग करना चाहिए। बाकी 2 पंचों की राय भी यही है, तो फिर आगे बढ़ता हूँ, फिर अगली खबर पर आपकी राय लेता हूँ। बात कर रहा हूँ कि ये ठीक है, वहाँ की व्यवस्था बहुत खराब है और उनकी बात भी ठीक है, लेकिन अभी तक जितने मैंने ये सारे के सारे दर्शन कर लिए कॉरिडोर्स के, महाकाल का भी, काशी विश्वनाथ की, थोड़ा सा सरकार को बताइए कि रेस्टोरेशन में और रेनोवेशन में फ़र्क होता है। रेनोवेट कर दिए गए, ये रेनोवेट किए गए, रिस्टोर नहीं किए। रेस्टोर तो है ही नहीं, मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट ही नहीं है सरकार में कि रेस्टोरेशन क्या होता है। अब भाई अब ये गंभीर बात कह दी आपने। अब तो आप देख लीजिएगा इस पर, मतलब सरकार का काम नहीं, जो लोग देख रहे हैं, मतलब मूल स्वरूप जो उसका कैरेक्टर होता है ना, वो ही नहीं रहा। संयोगवश यही है भक्तों का डर। नहीं, मैं संयोग गया नहीं हूँ इसलिए मैंने तीनों क्या, मैं तो विंध्याचल भी गया हूँ, तो उसको छोड़ देते हैं। महाकाल, काशी और अयोध्या,
तो अयोध्या तो रीस्टोर होना ही नहीं था, वो तो नया है। अयोध्या तो अलग चीज है। लेकिन काशी विश्वनाथ में, अयोध्या में लेकिन बेहतर हुआ है। हाँ अयोध्या बेहतर हुआ, काशी विश्वनाथ में बाकी चीज छोड़ के मंदिर तो वही है, उसी को रिस्टोर किया गया है, तीनों वही मंदिर हैं, उसी तरह सब कुछ होता है, तो उसमें कहाँ मतलब नया तो कुछ किया नहीं गया है। अच्छा ऐसा है, वो एक्चुअली गलियां खत्म एक्चुअली कर लोग, दी हाँ वो खत्म किया लोगों गया। की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। वहां भी काशी में भी लोग कहते थे अरे इन्हीं तंग गलियों से जाकर तो भगवान के दर्शन मिलते हैं, उसी में तो एक आदत आनंद आता में है। होते हैं। यहाँ भी वही तर्क दिए जाते वो हैं। तो कटरा में भी होता था। दोनों पक्ष हैं इसमें। कटरा में भी चलिए ऐसा सर, होता था कि आगे कोई- आगे अगली खबर पर, यूपी से अगली खबर। देखिए, इसका तो लेकिन बड़ा- नहीं सर, लंबा हो गलियों जाएगा। में जाने में तो ठीक है, लेकिन जो भगदड़ होती है वहां दुर्घटनाएं हो चुकी हैं भाई, भगदड़ में लोग मर चुके हैं। यूपी से अगली खबर आपको दिखा रहा हूं, इंटरेस्टिंग है। विधानसभा के अंदर दरअसल हो जाता है किसी किसी का एक पेट सब्जेक्ट बन जाता है। जैसे क्रिकेट में होता है कि किसी बॉलर का एक बैट्समैन पेट हो जाता है, जब भी वो बैट्समैन आए तो उनके सामने उसकी बॉल चली जाती है। ऐसे ही असेंबली जब भी यूपी की बैठती है तो योगी आदित्यनाथ के वो पेट सब्जेक्ट हो गए हैं जिनको वो कहते हैं चच्चा, शिवपाल यादव। तो वो हर बार कुछ ना कुछ उनका नाम लेके कहते हैं। अच्छा, वो भी बुरा नहीं मानते हैं, शिवपाल यादव भी बुरा नहीं मानते, अखिलेश जी के चाचा जी। तो यहाँ उन्होंने कहा कि भाई ये तो विधानसभा में जब चर्चा हो रही थी तो उन्होंने फिर चुटकी ले ली। अरे उन्होंने कहा कि ये तो अखिलेश जी ने तो भतीजे ने चच्चा को ही गच्चा दे दिया, क्योंकि नेताजी जो मुलायम सिंह यादव जी जो थे वो तो अपना असली उत्तराधिकारी इन्हीं को मानते थे। वो अपनी सारी राजनीतिक विरासत अपने भाई को देना चाहते थे, शिवपाल जी को देना चाहते थे। बीच में आ गए अखिलेश जी, सीधा पर्सनल वार था। अखिलेश जी ने हिसाब बराबर किया। असेंबली में तो अब वो नहीं है, सांसद हो गए हैं, तो वो उन्होंने बाहर बोला। तो उन्होंने कहा चलिए मुझ पर तो अपने चाचा को कच्चा देने का आरोप है, मुख्यमंत्री जी ने तो पूरी भारतीय जनता पार्टी को कच्चा दे दिया है। ये पार्टी में दिल से नहीं है, ये केवल मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने के लिए बीजेपी में बने हुए हैं, वरना इनका बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। आप बात तो आजादी की करते हैं लेकिन काम गुलामी जैसा करते हैं। बर्किंगम की बुकी को बुला करके और फिर नेताजी जैसे भोले भाले व्यक्ति को भी बदनाम करने का काम कर दिया आप लोगों ने। शिवपाल उनकी विरासत के अंतिम उत्तराधिकारी थे, लेकिन बेचारा भी अब एकदम गच्चो कच्चा खा जाए, चाचा भी गच्चा खा गया। ये जो मुख्यमंत्री जी हैं, इन्होंने पूरे भारतीय जनता पार्टी को गच्चा दिया है। ये ना भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे और न कभी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा इन्होंने पसंद की। केवल कुर्सी पे बैठने के लिए इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। सच्चाई में अगर किसी ने गच्चा दिया है तो इन्हीं मुख्यमंत्री ने पूरे भारतीय जनता पार्टी को गच्चा दे दिया। भाई देखिए, बात बड़ी गंभीर हो गई और यहाँ यूपी के काफी लोग हैं, तो ये चर्चा अब थोड़ी कठिन हो जाएगी। अखिलेश यादव जो बात कह रहे हैं, वैसे तो आप देखिए 5 बार के सांसद योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से, भारतीय जनता पार्टी से, 2 बार मुख्यमंत्री बन गए तो भारतीय जनता पार्टी से, तो कैसे नहीं वो बीजेपी की सीधे पूछा जाएगा। लेकिन ये बात भी ठीक है कि इनके जो गुरुजी थे महंत अवैधनाथ जी, वो हिंदू महासभा से थे पहले, बाद में वो बीजेपी में आए। और रिश्ते योगी जी के सांसद रहते हुए मुख्यमंत्री से पहले कभी कभी इतने खराब भी रहे हैं कि इन्होंने बीजेपी के उम्मीदवारों के सामने अपना उम्मीदवार उतार दिया और जितवा भी दिया। गोरखपुर से तो जितवा भी दिया, राधा मोहन दास अग्रवाल जी को उतार दिया था और वो जीत भी गए थे बीजेपी के कैंडिडेट, शिवप्रताप शुक्ला जी मंत्री थे वो बीजेपी के। रवि किशन भी तो हार गए थे। हाँ, तो अब लेकिन जो चोट, जो मतलब जहाँ जो नस दबाई है, दर्द है क्या उसमें थोड़ा बहुत? देखिए, अखिलेश यादव के बारे में ये बार बार कह देना और एक शिवपाल जी को निश्चित रूप से सार्वजनिक, ये शिवपाल जी नाराज हो गए थे, उन्होंने अपनी पार्टी बना ली थी, बाद में अखिलेश उनको लेकर आए, वो पार्टी के अंदर आ गए, अब वो समाजवादी पार्टी का हिस्सा है। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी अगर ये कहेंगे तो फिर अगर आप वार करोगे तो आपको फिर वार सहना भी पड़ेगा। और फिर ऐसा भी नहीं है कि अखिलेश के पास, ठीक है समाजवादी पार्टी के लोग बहुत रिसर्च करके नहीं जाते, वरना तर्कश में तो बहुत तीर है जो निकाल सकते हैं। अखिलेश यादव जो भी कह सकते थे कि भाई अभी तक योगी जी ने उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनने दिया, क्यों नहीं बनने दिया जा रहा है, ये भी अखिलेश यादव पूछ सकते थे, पूछना होता। अखिलेश यादव ये भी कह सकते थे कि भाई योगी जी ने ऊपर से टपक गए और मोरा साहब को गच्चा दे दिया, जो अध्यक्ष और जो मुख्यमंत्री बनने के लिए पूरी तैयारी कर ली थी उनको गच्चा दे दिया। इसमें योगी जी का कह दो, ये तो पार्टी ने तय किया, ये पार्टी ने तय किया तो कह सकते थे ना,
ये भी पार्टी ने दिया कि समाजवादी पार्टी का अखिलेश यादव अध्यक्ष बनेंगे, ये भी पार्टी का केशव decision मौर्य है। और जमीन से उठे पार्टी में ना। भाई पार्टी प्रदेश अध्यक्ष थे उस समय, मुख्यमंत्री की नहीं, पूरी वैसे भी संभावना मतलब थी। उनका पार्टी में राइज बड़ा नीचे से हुआ है। निश्चित से हुआ है, पार्टी का कार्यकर्ता रहे। विश्व हिंदू वो परिषद ये के भी कह कार्यकर्ता सकते थे थे, पहले। वो ये भी कह सकते थे कि भाई संगठन महामंत्री सुनील बंसल जो थे उनको किस तरीके से पद से बाहर योगी जी ने कर दिया। कहने के लिए के पास बहुत वक्त था, मतलब कह सकते थे, लेकिन ठीक है उन्होंने अब एक ही बात का जिक्र किया चीजों को लेके। तो जब वो कहा जाता है ना कि शीशे के घर में रहने वाले दूसरों के पत्थर नहीं फेंका करते, तो अब अखिलेश यादव ने इन बातों का जिक्र नहीं किया। लेकिन मुझे लगता है कि विधानसभा का सत्र है, अगले साल चुनाव आपने आएगा। भी जमा कर रखी थी बहुत दिनों से, लग रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है, तो अखिलेश जी को बातें मैसेज हैं, दे दिया, ये भी कहो। जो चर्चा चलती रहती है। जो अखिलेश जी ने अखिलेश यादव अगर देख रहे होंगे हाँ, तो बहुत- तो जितना उन्होंने नहीं कहा वो सब समीर जी ने दे दिया। नहीं सभी नहीं, लेकिन- तर्कश में तीर दे दिए लेकिन उनको। जो ये कहना कि ये तो बीजेपी के हैं ही नहीं, ये इसका जवाब नहीं, देखिए मुझे लगता है कि ये मतलब उस तरह से अगर कहें कि क्या पदाधिकारी रहे तो बिल्कुल नहीं रहे, क्या जिले से लेकर, और क्यों वो रहेंगे। वो मठ के महंत थे भाई, बहुत बड़ी पदवी थी, गोरखनाथ मठ की बड़ी प्रतिष्ठा है। ये सच है कि वो नाराज हुए तो शिवप्रताप शुक्ला भाजपा के प्रत्याशी थे, विधायक जो थे, उनको हरवा दिया और राधा मोहन दास अग्रवाल का हरवाया। राधा मोहन दास अग्रवाल से अब नाराज हो गए तो राधा मोहन दास को भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय महासचिव बनवा दिया। बड़े शानदार व्यक्ति हैं राधा मोहन दास, बहुत मतलब डॉक्टर हैं और बड़े अच्छे डॉक्टर माने जाते हैं। लेकिन जब हम कहते हैं कि क्या अब ये स्थिति है, तो भाई जब वो समय था तब वो समय था। आप 13 वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं, 2012 का कालखंड था। अब ऐसी स्थिति नहीं है। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ दोबारा बन चुके हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है, विचारधारा तो भाई एक ही है, महंत दिग्विजयनाथ, महंत अवैधनाथ और योगी आदित्यनाथ, ये सब उसी विचार के हैं जो राम मंदिर आंदोलन के साथ, राम मंदिर आंदोलन के लिए पूरी तरह खड़ा रहा। हाँ, पार्टी में कहेंगे तो पार्टी में योगी जी कभी नहीं रहे, और ये वो खुद भी कहते हैं, ये उनके लिए एक चुनौती भी है जिसको अभी भी उन्हें ठीक करना है। तो दिल में है ना पार्टी? नहीं, दिल वाला तो बड़ा मसला, दिल में उनके सिर्फ मठ है, दिल में सिर्फ मत। एकदम, इसमें कोई भ्रम नहीं रखना चाहिए। योगी जी के दिल में सिर्फ मठ है, गोरखनाथ मठ।